औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल-अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, welcome to today's session, and we are conducting a ratio analysis. As you can see, uh, there are two portion of the data, and this is crescent cotton mills. And थोड़ा सा डाटा के बारे में बता दूं, 3 सालों का डाटा है आपके पास 2018, 19 और 20 का। और उसके अंदर जो है हम लोग 2019 का एनालिसिस अभी परफॉर्म कर रहे हैं। 2019 के लिए 2018 का डाटा मैंने इस वजह से लिया है कि कुछ ऐसी रेशियोज हैं जिसमें आपको पिछले साल के डाटे को एज अ रेफरेंस बनाना पड़ता है, और कुछ रेशियोज में पिछले साल का डाटा भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इस डाटे को ज़रा एनालाइज करें तो हमारे पास पहले जो है यहाँ पर बैलेंस शीट के आइटम्स दी हुई हैं, जिसमें नॉन करंट एसेट मतलब फिक्स एसेट और करंट एसेट्स दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास शेयर होल्डर इक्विटी है और लाइबिलिटीज़ हैं। ये हमारे पास बैलेंस शीट आ गई सारी, लाइबिलिटीज़ को भी दो हिस्सों में और उसके बाद हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स जो हैं आ गई हैं। ठीक है, हमने अब यहाँ पर लिक्विडिटी रेशियोज जो है वो निकालनी है। लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है करंट रेशियो। सो करंट रेशियो को अगर हम डिफाइन करें तो करंट रेशियो वाज द करंट एसेट्स divided by current liabilities। ठीक है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये करंट रेशियो का फॉर्मूला है। और अगर हमें ये फार्मूला, तो आधी हमारी मुश्किल आसान हो जाती है। हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके हम लोग जो है वो एनालिसिस कर लेंगे। सो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। नाउ वी विल लुक फॉर द करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स आपको दिए हुए हैं, दीज आर द करंट एसेट्स। ठीक है, दीज आर द करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय, और हम इसको डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटी के साथ। तो यहाँ पर आपको जो है ये करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, 2019 की करंट लाइबिलिटी के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.76 जो है वो आंसर आएगा। दैट मीन्स अगर आप परसेंटेज में करें तो 76% ऑफ द एसेट कैन कवर फॉर दी करंट लाइबिलिटीज। और ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफरेंट होता है। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो 1 से ज़्यादा जो है करंट रेशो वो फिजिबल समझी जाती है। ठीक है, सो ये आ गया आपके पास करंट रेशो। उसके बाद आपके पास आ जाता है क्विक रेशो। क्विक रेशो के अंदर फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं दैट इज़, अगर क्विक रेशो की बात करें, क्विक रेशो हम लोग करते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। सो करंट एसेट्स, बाकी सारे करंट एसेट्स मतलब मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश, ये सारी चीज़ें एंटर होंगी इसके अंदर, अकाउंट रिसीवेबल एंटर होंगे, लेकिन आपकी जो है इन्वेंट्रीज जो हैं वो निकाल दी जाएंगी करंट एसेट्स में से, और उसको डिवाइड किया जाएगा आपकी करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर। तो ये आपकी क्विक रेशो का फॉर्मूला है। अगर हम क्विक रेशो का फॉर्मूला देखें यहाँ पर करंट एसेट्स के अंदर हम देखें तो करंट एसेट्स में आपके पास कैश है। ये जो इन्वेंट्री वाला पोर्शन है ये आपने इसमें नहीं डालना, बाकी सारे आइटम्स जो हैं वो आप इसके अंदर एंटर करेंगे। सो इसको आप अगर यहाँ पर देखें फॉर्मूले के अंदर B1, B3 एंड B5 को उसने जो है एंटर किया है, मोस्टली अदर भी उसने चीज़ें यहाँ से निकाल दी हैं। तो अगर आप ये देखें तो कैश और ये इसको निकाल दिया इन्वेंट्री को। ठीक है, और उसके बाद उसने जो है वो ट्रेड डेट, अकाउंट रिसीवेबल को एंटर किया है।
और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को उसने एंटर किया है। और कुछ स्पेयर पार्ट्स अदर करंट एसेट्स के अंदर कुछ स्पेयर पार्ट्स और स्टोर्स और लूज टूल्स ऐसे होते हैं जो रिलेट कर रहे होते हैं इन्वेंट्री के साथ, उसको उसने एंटर नहीं किया इसकी डेफिनेशन के अंदर। सो यहाँ पर उसने इन्वेंट्री और इन्वेंट्री से रिलेटेड जितनी आइटम्स हैं उनको उसने यहाँ पर एंटर नहीं किया। ठीक है, तो हमने इन्वेंट्री या उससे रिलेटेड चीज़ों को एंटर नहीं करना, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं हम उसके अंदर एंटर कर लेंगे। ठीक है, सो हम लोग अगर इसको यहाँ पे फॉर्मूला करें और इधर हम ब्रैकेट स्टार्ट करें, B1 इज अ कैश बैलेंसेस, उसके बाद जो है इसमें प्लस करते हैं हम लोग B3। ठीक है, ये ऐड कर दें। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी इसके अंदर ऐड करने चाहिए थे, वो भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये भी ऐड कर दिए। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी आपने क्या कर दी, इसके अंदर ऐड कर दी। ठीक है, ये हमने चीज़ें ऐड कर दी इसके अंदर। इसको हमने डिवाइड किया करंट लाइबिलिटीज़ के साथ। ठीक है, करंट लाइबिलिटीज़ ये दिया हुआ है, इसको डिवाइड किया, हमारे पास जो है वो आंसर आ गया, विच इज़ नॉट दैट गुड आंसर, और ये भी काफ़ी कम है वैल्यू आपकी जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं एक्टिविटी रेशियोज। दिस इज द करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो। ये लिक्विडिटी बयान करती है। लिक्विडिटी ये कहती है कि आप कितनी जल्दी जो है अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकते हो, कितनी आराम से लाइबिलिटीज को पे कर सकते हो। ओवरऑल लिक्विडिटी जो है, हाउ मच फास्टर यू आर कन्वर्टिंग योर एसेट इनटू कैश, एंड जब आप कैश में कन्वर्ट करते हैं तो वो आपके पास आपके डेली बेसिस की जो छोटी सी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट्स वाई इनको हम लोग लिक्विडिटी रेशो में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाती हैं दैट इज इक्विटी एक्टिविटी रेशियोज। एक्टिविटी रेशियोज जो हैं इसके अंदर आप एक पूरा कन्वर्जन ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल की आप बात करते हो। मतलब इसके एक्टिविटी रेशियोज के अंदर जो बिजनेस की एक्चुअल ऑपरेशंस होते हैं उसको इंडिकेट किया जाता है, उसको बताया जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशो में व्हाट वी डू, वी बाय इन्वेंट्री, वी परचेज इन्वेंट्री। और जब हम परचेज करते हैं इन्वेंट्री तो वो कैश पे भी परचेज करते हैं और क्रेडिट पे भी परचेज करते हैं। तो इन्वेंट्री के परचेज करने तक, ठीक है, और उसके बेचने तक हमारे ऑपरेशंस होते हैं। बेचते भी जब हैं तो हम उसको कुछ कैश पे बेचते हैं, कुछ क्रेडिट पे बेचते हैं। फिर रिसीव होने तक हमारे ऑपरेशंस चलते हैं, और जो हमने शुरू में परचेज की होती हैं उनकी पेमेंट करने तक, मतलब परचेजेस को कैश में कन्वर्ट करने तक और हमारी सेल्स को कैश में कन्वर्ट करने तक का सफ़र जो है, ये सारा हमारा एक किस्म का कैश कन्वर्जन साइकिल हमारा चलता है। कि हम जो है वो किस तरह एक जगह से जब कैश देकर चीज़ें लेते हैं और उनको जब बेच के हम जब कैश रिसीव कर लेते हैं, जब हम कैश रिसीव कर लेते हैं फिर हम इन्वेंट्री खरीदते हैं और फिर हम उसको कैश में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसकी पेमेंट करते हैं और हम उसको सेल करते हैं और वहाँ से कैश रिसीव करते हैं। हमारा सारा जो है वो एक कन्वर्जन साइकिल बनता है। तो इसके अंदर कुछ रेशियोज़ हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये जो है वो बताती हैं कि आपकी कितने अरसे में एक बिज़नेस की सक्सेस और उसकी वीकनेस इधर से ज़ाहिर होती है कि एक बिज़नेस अपनी इन्वेंट्री को कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर लेता है। फिर एक बिज़नेस कितनी जल्दी जो है वो क्रेडिट सेल्स के ऊपर जो कैश है वो रिसीव कर लेता है, कितनी जल्दी अकाउंट रिसीवेबल उसके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कितना जो है उसको टाइम लगता है अपने अकाउंट्स पेबल को पे करने में। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कहाँ पे मिलती हैं, एक्टिविटी रेशो में मिलती हैं। ठीक है, एक्टिविटी रेशो में सबसे पहले आपके पास आ जाती है
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. So inventory ratio tells you about the all the activities that business involve in. Business के परचेज करने से लेकर सेल करने तक का जो कैश का जो कन्वर्जन साइकिल है वो सारा हम लोग एक्टिविटी रेशियोज में देखते हैं. तकरीबन सारे ऑपरेशंस मतलब आपकी जो परचेजेस हैं वो सारी कैश पे नहीं होती, कुछ कैश पे होती हैं, कुछ क्रेडिट पे होती हैं. परचेजेस का कैश पेमेंट से लेकर सेल्स की कैश रिसीविंग तक आपके जो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं यहाँ पे. इसमें जो रेशोज़ आपको मिलती हैं एक्टिविटी रेशोज़ में वो बहुत ही जो है बिज़नेस की मेन एक्टिविटीज़ को हाईलाइट करती हैं कि ये बिज़नेस एफिशिएंट है अपने ऑब्जेक्टिव्स में या एफिशिएंट नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, सो टर्नओवर रेशियो के बारे में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिलती है इसके अंदर, जिसमें हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि कंपनी कितने अरसे में अपनी इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट करती है, कितनी बार अपनी इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट करती है, फिर कितने अरसे में वो अपनी परचेज सेल करके वो अमाउंट कस्टमर से रिसीव कर लेती है. जितनी जल्दी रिसीव कर लेगा उतना ही मैनेजर की एफिशिएंसी सामने आएगी. जितनी ज़्यादा बार अपने पोटेंशियल के मुताबिक और इंडस्ट्री में रहते हुए जितने जल्दी कंपनी जो है वो अपने इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट करती है, वो भी उसकी एफिशिएंसी को बताता है. और कितनी अरसे में वो अपनी परचेजेस से जो उसने अकाउंट पेबल करने होते हैं वो कितने अरसे में उसकी कैश पेमेंट करते हैं. ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्टिविटी रेशो में आ जाती हैं. सबसे पहले हमारे पास जो रेशो आती है दैट इज़ योर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है उसको अगर हम लोग डिफाइन करें तो ये आप कितनी बार अपनी इन्वेंट्री को कन्वर्ट करते हो सेल के अंदर. ठीक है, कितनी बार. तो इसमें आ जाएगा आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री. जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगी. ठीक है, और इसके बाद आ जाता है जी आपका एज ऑफ इन्वेंट्री, नंबर ऑफ डेज, ये इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड. ठीक है, उसको हम नंबर ऑफ डेज टू इन्वेंट्री भी कहते हैं. इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड सिंपली उसका फार्मूला ये होता है 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेट. ये दो फार्मूलाज जो हैं ये आप इस्तेमाल, और पहले दो फार्मूलाज इसी को इंडिकेट कर रहे हैं इन्वेंट्री से रिलेटेड. पहला बता रहा है कि कितनी बार आप अपनी इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट करते हो, हाउ मेनी टाइम्स. एंड सेकंड रेशियो टेल्स यू अबाउट के हाउ मेनी डेज यू हैव टू टर्न योर इन्वेंट्री इनटू सेल. कितने दिन आपको रिक्वायर होते हैं कॉटन क्रीसन कॉटन मिल को अपनी इन्वेंट्री को एवरेज इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड, एवरेज ऑन एवरेज कितने दिनों में वो कन्वर्ट कर लेता है अपनी इन्वेंट्री को सेल के अंदर. ये दो फार्मूलाज हमारे पास हैं, इनको हम देखते हैं अब. तो पहला आ जाता है हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे देखना है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ये कॉस्ट ऑफ सेल है. ठीक है, ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री. और इन्वेंट्री आपके करंट एसेट्स में होगा. ठीक है, ये आपके पास इन्वेंट्री है जिसमें रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड तीनों को ऐड अप करके तो इन्वेंट्री उसने बनाई हुई है. तो ये 2019 की इन्वेंट्री से हमने इसे डिवाइड कर देना है. इसको डिवाइड किया तो हमारे पास 14.9 मतलब 15 टाइम्स जो है वो इन्वेंट्री कन्वर्ट होती है सेल के अंदर. ठीक है, 15 टाइम्स. अब इसको अगर हम लोगों ने देखना है कि कितने एवरेज नंबर ऑफ डेज हैं एक बार इन्वेंट्री को कन्वर्ट करने में, तो 365 मतलब साल के जो दिन हैं डिवाइड बाय जो आपके पास आ जाता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इसको ऐसे किया तो 24 डेज के अंदर जो है कॉटन क्रीसन कॉटन मिल अपनी इन्वेंट्री को टोटली टर्न कर लेता है, मतलब इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट कर लेता है. ठीक है, वेरी यूजफुल रेशियो.
ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। नाउ रिसीवेबल टर्नओवर रेशो में आप लोग क्या करते हैं, आप देखते हैं जो कितनी बार आप लोग जो है कितनी मर्तबा आप लोग रिसीव कर लेते हो जो आपने सेल की होती हैं, ठीक है। साल में कितनी मर्तबा आप अपने ट्रेड क्रेडिट्स जो हैं मतलब ट्रेड रिसीवेबल जो हैं वो आप रिसीव कर लेते हैं। दिस इज ये बताएगा टाइम्स। और दूसरी रेशियो जो है नंबर ऑफ डेज इन रिसीवेबल, एवरेज कलेक्शन पीरियड जिसको कहा जाता है, वो हम क्या करेंगे, वो आ जाएगा 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो आपके पास जो रिसीवेबल रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो है, इसका फॉर्मूला है आपके पास सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कहाँ से आएगा, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल कहाँ से आएगा, ये आएगा जी प्रीवियस ईयर AR प्लस करंट ईयर अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगा। और एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे आएगा आपका, वो आएगा 365 डिवाइडेड बाय रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो करके हमारे पास एवरेज कलेक्शन पीरियड आ जाएगा। ठीक हो गया। हम डायरेक्ट एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकाल सकते हैं। ये तो आपने जब ये रेशियो एनालिसिस करना है, आपको ये दोनों रेशियोज पता होने चाहिए। वैसे हम एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है, एवरेज कलेक्शन पीरियड वो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। उसका भी फॉर्मूला होता है हमारे पास। उसमें हमारे पास आ जाता है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइड बाय सेल्स पर डे। और सेल्स पर डे आपकी निकलती है कैसे, सेल्स पर डे आपकी निकलती है, जो आपकी नेट सेल्स है उसको आप डिवाइड कर देते हो 365 से, तो आपका ये डायरेक्टली भी एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल आता है। आई वुड सजेस्ट आपको दो रेशियोज पता हो, कलेक्शन रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और एवरेज कलेक्शन पीरियड आप जो है वो अलग से निकाल सकें। दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर लर्निंग परस्पेक्टिव एज वेल। सो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं, वी टॉक अबाउट दी एवरेज कलेक्शन। सबसे पहले रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सेल्स हमारे पास ये आ गई, इसको डिवाइड करना है अब हमने एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से। एवरेज ले लेंगे हम और अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास आ जाएंगे। अकाउंट रिसीवेबल आपके जो हैं वो शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल ये आपके पास आ गया। ये अकाउंट रिसीवेबल है, दिस इज दी अकाउंट। ये अब दोनों अमाउंट जो मिलाकर आपकी अकाउंट रिसीवेबल बन रही है। हम लोग यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल ये हैं। तो एवरेज ऑफ C19 एंड सेकंड नंबर इज 2019 का अकाउंट रिसीवेबल। ये दोनों को हमने देखा, एवरेज किया और हमारे पास जो है
45.17 टाइम्स वी आर रिसीविंग ओवर अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा आ गया। इसको नंबर ऑफ डेज में डिवाइड करना है, नंबर ऑफ डेज टू कलेक्शन या एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो 365 डिवाइडेड बाय, so almost every 8 days we are receiving our trade credits। हम हर जो है वो हर 8 दिनों के बाद अपने कलेक्शन पीरियड अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। 8 डेज तो जो है आपके पास आ रहा है अमाउंट। ठीक है, ये डेज में आपके पास आ रहा है और ये आपके पास टाइम्स में आ रहा है। दिस इज ऑल्सो इन डेज एंड दिस इज ऑल्सो इन टाइम्स। ठीक हो गया, ये आपके पास जो है ये एनालिसिस आ गया। So next we come towards the payable turnover ratio, and payable turnover ratio is कि आप कितने अरसे में अपनी जो पेबल्स हैं वो पे कर देते हैं। ठीक है, वैसे अगर बुकिश इसकी डेफिनेशन देखी जाए, सो इसकी अगर इसकी इक्वेशन देखी जाए तो यहाँ पर आ जाता है क्रेडिट परचेजेस। इसको फॉर्मूला किया जाए क्रेडिट परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। अब चूंकि सेग्रीगेशन नहीं हुई हुई बैलेंस शीट में, मोस्टली सेग्रीगेशन नहीं है, जिनमें सेग्रीगेशन हुई है वहां पर तो आप क्रेडिट परचेजेस यूज करेंगे। यहाँ पर हमारी सेग्रीगेशन नहीं हुई हुई तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर लेंगे, परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल। कुछ बुक्स के अंदर एवरेज अकाउंट पेएबल नहीं यूज किया हुआ, सिर्फ अकाउंट पेएबल यूज किया हुआ, दैट इज आल्सो राइट, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन एवरेज अकाउंट पेएबल भी काफ़ी बेहतर आपका कैलकुलेशन है, वो आपको जो है ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स देता है। तो आप अकाउंट पेएबल के साथ भी इसकी रेशियो देख सकते हैं, डजेंट मैटर कि आप उसकी अकाउंट पेएबल के साथ रेशियो ना देखें। सो यहाँ पर हम लोग परचेजेस डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेएबल चूंकि हम निकाल सकते हैं, तो एवरेज अकाउंट पेएबल हम लोग यहाँ पर देखेंगे और उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ डेज टू पेएबल, नंबर ऑफ डेज इन पेएबल जो आपके पास है वो अगर आपने निकालना है नंबर ऑफ डेज इन पेएबल, तो उसका फॉर्मूला आपके पास सिंपल है जी। आपने क्या करना है, 365 डिवाइड बाय आपने करना है यहाँ पर पेएबल टर्नओवर रेशियो, तो आपके पास जो है नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। आप डायरेक्ट भी ये फाइंड कर सकते हो, अगर आपने डायरेक्ट फाइंड करना है, डायरेक्ट अगर आपने फाइंड करना है तो आप कर सकते हैं एवरेज अकाउंट पेएबल डिवाइड बाय परचेज पर डे। ठीक है, परचेज पर डे के हिसाब से आप कर सकते हो। और परचेज पर डे कैसे निकलती है, आपकी जो नेट परचेजेस हैं या क्रेडिट परचेजेस हैं, क्रेडिट परचेजेस वो वैसे तो फिजिबल यही है कि क्रेडिट परचेजेस हो, लेकिन अगर परचेजेस नहीं है तो टोटल परचेजेस नेट परचेजेस डिवाइड बाय 365 करेंगे तो परचेज पर डे आपके पास आ जाएगा। अगर क्रेडिट परचेजेस नहीं है तो आप नेट परचेजेस करके उसको डिवाइड करेंगे 365 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप दोनों फार्मूलाज इस्तेमाल करें रेशियो एनालिसिस में, इट विल गिव यू मोर इनसाइट। सो यहाँ पर हम आ जाते हैं टर्नओवर रेशियो। अब हमें परचेज का डाटा चाहिए, परचेज का डाटा भी हमें नहीं मिलता। यहाँ पर हमने परचेजेस निकाली हुई, वो उसने कैसे निकाली हुई है, उसने जिस तरह हम लोग करते हैं, हमारी एक सिचुएशन आती है, दैट इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री आती है, इन्वेंट्री ओपनिंग। ठीक है, ओपनिंग, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ IO। ठीक है, इसमें हम प्लस करते हैं परचेजेस को। ठीक है, परचेजेस, इसको मैं कह देता हूँ P, और इनमें से हम माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्री
ठीक है, इसको मैं आई सी कह देता हूँ। तो हमारा ये आता है इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के, मतलब सीजीएस के। ठीक है, मैं इस फॉर्मूले को दोबारा लिखता हूँ, आईओ प्लस पी माइनस आईसी, इन्वेंट्री क्लोजिंग, इज इक्वल टू सीजीएस। और अगर मैंने परचेज का डाटा निकाला, क्योंकि मेरे पास ये भी है, ओपनिंग इन्वेंट्री भी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, इन्वेंट्री ओपनिंग भी है, इन्वेंट्री क्लोजिंग भी है, और सीजीएस का डाटा भी मेरे पास है। ठीक है, तो ये जो मैंने ये अमाउंट निकाली हुई है, ये वाली जो अमाउंट निकली हुई है यहाँ पर, ये किस वजह कैसे निकली हुई है कि मैंने ये परचेज फाइंड करना है, आई नीड टू फाइंड दिस परचेज वैल्यू। ठीक है, अब मैं वो कैसे फाइंड कर रहा हूँ, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। तो अब ये परचेजेस अगर मैंने फाइंड करनी है तो सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्लोज। जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास परचेज का डाटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा कुछ किया हुआ है। ये क्या किया हुआ है, इसमें हमने सीजीएस में से क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, और जो हमने नहीं, ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया है, ओपनिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दिया, और क्लोजिंग इन्वेंट्री को सीजीएस में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गई, परचेजेस आ गई उस साल की। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ से डाटा आपको आइडेंटिफाई करके दिखाऊं तो हमने क्या किया, ये जो वैल्यू मैंने निकाली है कैसे मैंने निकाली है, ये यहाँ पर मेरे पास सीजीएस है। ठीक है, ये दिस इज दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ये मेरे पास सीजीएस की अमाउंट है, इसमें से मैंने क्या किया, करंट एसेट्स में मेरे पास आ जाते हैं जी, करंट एसेट्स आ गए, करंट एसेट्स में मेरे पास इन्वेंट्रीज हैं। ठीक है, इन्वेंट्रीज आ गई। सीजीएस में से मैंने इन्वेंट्री का जो प्रीवियस ईयर का डाटा है, दैट इज दी ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस को मैंने उसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो मेरे पास जो है क्लोजिंग बैलेंस को मैंने ऐड कर दिया, और ओपनिंग बैलेंस को मैंने उसमें से माइनस कर दिया सीजीएस में से। तो मेरे पास इस साल की क्या आ गई, परचेजेस आ गई। ठीक है, सो ये मेरे पास जो था ये सारा एनालिसिस था, जिसकी बेस में मैंने जो है वो परचेजेस जो है वो फाइंड कर ली। अब मैं जो है क्या करने जा रहा हूँ, मेरा जो फॉर्मूला है दैट इज परचेजेस, जो परचेजेस हैं उसको डिवाइड करना है एवरेज करंट ईयर अकाउंट पेबल और प्रीवियस ईयर अकाउंट पेबल की एवरेज के साथ। तो ये मेरे पास आ गया यहाँ पर, जिसमें ट्रेड क्रेडिट एंड अदर अकाउंट पेबल है। अब अदर अकाउंट पेबल तो डिफरेंट है, हमें ट्रेड क्रेडिट चाहिए। तो ट्रेड क्रेडिट्स मतलब जहां पर हमने ट्रेडिंग की हुई है, परचेजेस पे ट्रेडिंग की हुई है और अकाउंट्स पे परचेजेस की हुई है। तो हमें तो अकाउंट पेबल चाहिए ट्रेड क्रेडिट वाले, तो ये वाले अकाउंट पेबल हमें चाहिए। तो इसमें हम लोग इसकी एवरेज निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, हम लोग करते हैं यहाँ पर एवरेज। ठीक है, सो प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, ठीक हो गया। इसको मैंने कर लिया एंटर, तो मेरे पास 18.24 टाइम्स, ठीक है, आ गया कि मैं अपने अकाउंट्स पेबल पे कर देता हूँ 18.24 टाइम्स। और अगर मैं इसको नंबर ऑफ डेज निकालूं तो 365 डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट। ठीक है, मेरे पास जो है पेबल टर्नओवर, ये मैंने किया। तो मैं अपने अकाउंट पेबल जो ट्रेड क्रेडिट्स हैं वो पे करने में 20 दिन लगाता हूँ। 20 दिन लगाता हूँ क्रिस्टल कॉटन मिल में। अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो 20 दिनों में मैं पेमेंट जो है वो कर देता हूँ अपने ट्रेड क्रेडिट्स की। एंड पे हम वो पूरा कैश कन्वर्जन साइकिल के बारे में बात करेंगे। कैश कन्वर्जन साइकिल हमें क्या कहता है कि आपकी इन्वेंट्री परचेज करने तक
परचेज़ करने से सेल करने तक जो कैश की कन्वर्जन है वो सारी इसके अंदर आ जाती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेंट नंबर ऑफ डेज़ टू इन्वेंटरी और एवरेज कलेक्शन पीरियड, इन दोनों को ऐड करते हैं और इसमें से हम लोग क्या माइनस कर देते हैं, एवरेज पेएबल पीरियड। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक दफ़ा। हम लोग जो कैश कन्वर्जन साइकिल है उसमें हम क्या करते हैं, इन एवरेज एज ऑफ इन्वेंटरी को प्लस करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड में और इसमें से माइनस करते हैं एवरेज पेएबल पीरियड को, तो हमारे पास कैश कन्वर्जन साइकिल आ जाता है कि कितने अरसे में और ये जो है ये बताता है कि बिजनेस जो है कितने अरसे में अपने कैश के देने को, मतलब पे करने से रिसीव करने तक कितने अरसे में अपने आप कन्वर्जन करता है। तो हम इधर ही सारा आंसर हमारे पास पड़ा हुआ है, इधर ही सारे फॉर्मूले की जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास पड़े हुए हैं। हम यहाँ से ही इसको फाइंड कर लेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल को। दैट इज़ वेरी सिंपल। हम क्या करेंगे, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री, जो नंबर ऑफ डेज इन इन्वेंट्री, इसमें हम प्लस कर देंगे जो हमारे पास रिसीवेबल डेज हैं इनको प्लस कर देंगे और इनमें से माइनस कर देंगे हम एवरेज पेएबल पीरियड को। तो ये हमारे पास जो है कैश कन्वर्जन साइकिल जो है 12.45, मतलब 12 डेज का हमारे पास कैश कन्वर्जन साइकिल है कि वो पे करने से रिसीव करने तक का जो उसका टाइम पीरियड है दैट इज 12.45 डेज, 12 डेज अगर आप इसको राउंड ऑफ करें। ठीक है, इन सबको मैं राउंड ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि ये एक किस्म का लॉजिक क्रिएट नहीं कर रहे। अगर ये पॉइंट्स में है तो इनको मैं क्या कर लेता हूँ, राउंड ऑफ कर लेता हूँ। ये मेरे पास राउंड ऑफ फिगर्स आ गई हैं। 15 बार आप इन्वेंट्री को टर्न करते हैं सेल्स में और 24 दिन आपको लगते हैं अपनी इन्वेंट्री को सेल में कन्वर्ट करने में। 45 टाइम्स यू रिसीव योर मनी, आप ऐसे जो है 45 मरतबा 45 टाइम्स आप ले लेते हो कस्टमर से और आपको 8 दिन लगते हैं ऑन एवरेज अपने कस्टमर से पेमेंट वापस रिसीव करते हुए। दैट इज़ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड और रिगार्डिंग रिसीवेबल्स। 18 टाइम्स यू पे योर कस्टमर, आप परचेजेस के अगेंस्ट 18 टाइम्स आप पे करते हो और आप 20 डेज लेते हो। नाउ दिस इज द वेरी एफिशिएंसी कि आप 8 दिन में रिसीव करते हो और 20 दिन लगाते हो पे करने में। और उसके बाद कैश कन्वर्जन साइकिल, जो आपका ओवरऑल कैश जो है, कैश की कन्वर्जन का जो साइकिल है वो 12 दिन में आपका कंप्लीट होता है। तो ये बहुत ही एक एफिशिएंट इनका प्रोसीजर है इन्वेंटरी टर्नओवर का, और एक्टिविटी रेशियोज आर वेरी प्रॉमिसिंग इन शेप ऑफ, लेकिन इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा कि क्या इसका सिनेरियो है। ठीक है, तो ये थी जी आपकी एक्टिविटी रेशियोज। थैंक यू वेरी मच।